आज की मेजर न्यूज है रुपी स्लिप्स टू ऑल टाइम लो, टी सेक्टर स्ट्रेस में क्यों है एंड इंडिया कनाडा की यूरेनियम डील क्या है। तो ये तीनों की तीनों आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 3 मार्च के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। सबसे पहली चीज, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट न्यू लो, वेस्ट एशिया शेयर अप। तो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है कि 50% टैरिफ जो लगाया गया था यूएसए के द्वारा, है ना, जिसमें से 25% एक तरह से ऐसा टैरिफ था जो कि इसी वजह से लगाया गया था क्योंकि रशियन ऑयल को हम इंपोर्ट कर रहे थे। बट आप देखो कि धीरे धीरे करके एज प्रोमिस्ड बाय इंडिया टू यूएसए जो रशियन ऑयल की इंपोर्ट्स है वो ऑल टाइम यहाँ पर लो पे जा रही है। मतलब कहने का यही है कि जनवरी के या फरवरी के डेटा के अकॉर्डिंगली 20% से भी कम शेयर जो हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में लगा रहे हैं वो अब रशिया का हो चुका है। वेराज जो वेस्टर्न नेशंस है जिसमें यूएई हो गया, यूएसए हो गया, इन सभी का शेयर जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास ये शेयर जो है क्यूमुलेटिवली हो चुका है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक कॉस्टली डिसीजन हो सकता है। रीजन बीइंग कि अब तो हमें भी पता है कि वेस्ट एशिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस तो चल रही हैं, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रहा है एंड वो जो रास्ता है वो बंद हो चुका है काफी हद तक। टेम्पररी क्लोजर जो है वो भी बहुत ज्यादा मेजर लॉसेज लेके आ सकता है, नॉट ओनली इन द ऑयल सेक्टर बट ऑल्सो इन अदर सेक्टर्स। सो अब कहने का मतलब यही है कि कॉस्टली डिसीजन क्यों है, क्योंकि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने का मतलब यही था कि हमें सस्ते रेट पे चीजें मिल रही हैं या सस्ते रेट पे क्रूड ऑयल मिल रहा है। वेराज ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉस्टली डिसीजन किस बेसिस पे कि अब एक तो रूट का भी है यहाँ पर, है ना, इशू, क्योंकि ऊपर से वॉर वाली सिचुएशन आ गई, प्लस दूसरी चीज यहाँ पे यही आती है कि इंक्रीजिंग सप्लाईज जो कि डिस्टेंट कंट्रीज से, अब यूएसए का जो एरिया है या इवन डिस्टेंस अगर आप कह सकते हो, एरिया कह रही हूँ मैं आपको कि जो डिस्टेंस है अब वो कवर करने में भी रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी ऐड करता है। तो यही ऐसी चीजें हैं जो कि क्रूड ऑयल के प्राइस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर रेज करता हुआ चीजें दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी एंड बेसिक सी न्यूज थी। देन वेस्ट एशिया वॉर वाइडन स्पाइक्स ऑयल स्ट्रैंड्स फ्लायर्स। तो यहाँ पे क्या है, वॉर लाइक सिचुएशन तो चल ही रही थी ऑलरेडी, हमें पता है खमीनी की जो है वो डेथ हो चुकी है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे ओनली। तो यहाँ पर जो वॉर है वो और ज्यादा स्प्रेड हो रही है। कहने का मतलब ये है कि भाई रीजनल वॉर बन चुकी है। ईरान के साथ साथ आप देखोगे ईरान तो टारगेट था ही, बट ईरान ने अब टारगेट किया किसको, वो सभी एलाई नेशंस को ऑफ यूएसए, जहां पर अब यूएसए के बेसिस भी थे, ठीक है, बीट किसी भी तरह का बेस हो, तो बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं वो भी इसका यहाँ पर पार्ट बन चुकी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अब हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बार बार जो है ना न्यूज, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रीजन के आसपास ही रहेगी, जो कि एक 40 से 50 किलोमीटर का नैरो स्ट्रेच है ना, एंड पर्शियन गल्फ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन तक। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, इंडियन ओशन कह रही हूँ, अरेबियन सी तक, सॉरी। तो अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो यही है ना कि उसका कंट्रोल जो है वो कहाँ पर है, ईरान के पास है। तो अब इस वजह से क्या होगा, ऑयल के प्राइस जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएंगे। एंड अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट जो है वहां पर जाने की बात करते हो तो वो रूट बहुत ज्यादा लंबा है, केप ऑफ गुड होप वाला ही रूट बचता है हमारे पास, जो कि पहले यूज किया जाता था, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होते हैं। तो यही मेजर रीजंस हैं यहाँ पर कि अब जो प्रॉब्लम्स जो है वो वेस्ट एशिया वॉर की वजह से यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। ऊपर से आप देखोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर भी यहाँ पर चल ही रही है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो देखने को मिली जा रही है, तभी यहाँ पर लिखा भी गया है मिस्टेकनली शॉट डाउन। तो कियोस्क के अंदर बहुत सारे आप देखोगे कि लोगों की ऐसे फर्दर जो डेथ्स है वो होती हुई नजर आ रही हैं। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो भी यहाँ पर हिट हुई है कि ईरान की लॉन्ग अनट्रीटेड, ठीक है, अब आप यहाँ पर कह सकते हो लॉन्ग थ्रेटेंड इफ अटैक्ड टू ड्रैग द रीजन इनटू टोटल वॉर। अब ये टारगेट यहाँ पर गल्फ और अरब स्टेट्स होंगी एंड यहाँ पर क्रूड ऑयल क्रूशल जितने भी एनर्जी मार्केट्स हैं उसके ऊपर भी अब जो ईरान है उन्होंने बोला है कि वॉर अगर कंटिन्यूसली चलती रही तो हम उनको भी बॉम्ब करना शुरू करेंगे यहाँ पर। आई एम सॉरी। तो अब ये प्रॉब्लम्स जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देन अटैक ऑन टैंकर्स एमिड एस्केलेटिंग ईरान इजराइल वॉर रेजेस अलार्म ओवर इंडियन सीफेयरर्स सेफ्टी। अब इंडियन सीफेयरर्स की सेफ्टी की प्रॉब्लम यहाँ पर कैसे आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात चल रही है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात चल रही है। तो वो तो है कि हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट तो हो रही है, बट अब ये भी तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि प्रॉब्लम भी क्या है कि एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है ना कि शिप्स के इंश्योरेंसेस जो है उसका रेट बढ़ जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया था। तो अब यहाँ पर ओमान से जो सामान आ रहा है, ठीक है, एंड डिफरेंट नेशन से, गल्फ रीजन से जो हमारे पास सामान आ रहा है, ईरान एंड इजराइल की जो वॉर है, आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक हो रहा है, इससे क्या होता है कि कई बार जो अब ऐसी आप कह सकते हो अनटारगेटेड शिप्स होती हैं ऑन द वे, जिनको सेफ पैसेज मिलना चाहिए था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द इंडियन शिप्स ऑल्सो, उनको भी कई बार आप कह सकते हो उनके ऊपर भी अटैक हो जाता है। तो अब वो ये ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सभी ये चीज
बोलते हैं। तो अब वॉर लाइक सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ हम आपको यहाँ पर क्या करेंगे, पीसफुल पैसेज दे सकते हैं, दैट इज नॉट गारंटीड। सो 1 और 2 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिस वजह से कई बार तो ऐसे आप कह सकते हो वेसल्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय हुई हैं अनइंटेंशनली, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि जो सी फेयरर्स हैं उनको भी कई बार आप कह सकते हो कि जो वेसल है या जो शिप है उसको भी वेकेट करके बचना पड़ रहा है। तो एक तरह से ट्रबल्ड वाटर्स का अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नजर आता है कि गल्फ रीजन के आसपास जितने भी 27 के अराउंड ऐसे इंडियंस हैं जो कि बच चुके हैं कई बार अटैक की वजह से, है ना। बहुत सेफली आप कहो कि सप्लाई चेन को यहाँ पर मेंटेन करना इस टाइम पे मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एयर पैसेजेस से भी अगर आप उस चीज को करवाने की कोशिश करते हो तो एयर स्पेस की अवेलेबिलिटी तो तभी होगी ना, अगर एक तरफ से ऐसा हो कि एयर स्पेस आप प्रोवाइड भी कर रहे हो, क्लोज हो जाती है वॉर के टाइम पे वैसे एयर स्पेसेस, है ना। तो अब फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी है, आगे भी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप एयर जो है मेथड से या शिपमेंट मॉडल से उस चीज़ को भी अब नहीं उठा सकते हो, है ना। तो आप तो इसी वजह से अब आपके पास वेसल वाला रूट नहीं है, रोड आपके पास एग्जिस्ट करती नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो अलार्म है ये किससे डायरेक्टली आपको डील करके बताता है कि शिपमेंट्स में जो है वो डिले हो रहे हैं, पैसेज वे क्लियर यहाँ पर नहीं है, एंड जान जोखिम में जाकर ये सारी चीज़ें की जा रही है, विच इज़ यू कैन से शोइंग ट्रबल्ड वाटर्स। एंड आने वाले टाइम में मे बी कुछ मेजर यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन रेट या सप्लाई के अंदर जो कटौती देखने को मिल सकती है। देन वेस्ट एशिया एक्सपोर्ट गुड स्टॉक एक्सपोर्टर्स सीक गवर्नमेंट सपोर्ट। तो वही सेम चीज़ आ गई कि एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, इंपोर्ट जो कर रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर मुद्दा आ गया है कि इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने सरकार से यहाँ पर बोला कि आप इंटरवीन कीजिए कि जो एक्सपोर्ट करने हैं गुड्स हमें वेस्ट एशियन कंट्रीज को, वो अब स्ट्रैंडेड बिहाइंड है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वॉर। तो अब यहाँ पर जो सरकार है वो बोल रहे हैं कि स्पेसिफिकली अनफोर्सीन ये सर्कमस्टांसेस है, ऑब्वियसली बात है। तो अब सरकार ने यहाँ पर यही किया है कि जो डेवलपमेंट्स हैं एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स के, वो स्ट्रैंडेड है एट मल्टीपल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल्स अक्रॉस इंडिया ऑल्सो, एंड रिक्वेस्ट किया उन्होंने डीजीसीए को कि कंसिडर कीजिए इशू फॉर सूटेबल इंस्ट्रक्शन जो कि कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर्स को वेवर ग्रांट कर सके, जो कि डेमरेज चार्जेस को यहाँ पर आप कह सकते हो कि अवॉइड कर सके। ठीक है, डेमरेज या ग्रांट करे वेवर ऑफ डेमरेज चार्जेस, जो कि लेट आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली अगर एक सो एंड सो यहाँ पर आपके पास आइडिया है कि हमें इस तारीख तक ये काम करके देना ही देना है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना ही करना है ना। उसके अंदर में भी कुछ क्लॉजेस ऐसे होंगे जहां पर एक्ट ऑफ वॉर के टाइम पे भी ये आपको वेवर प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसी वजह से सरकार से सीख किया जा रहा है कि हमारा कार्गो जो है अलग अलग यहाँ पर एयरपोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, बट हम उसे पहुंचा नहीं पा रहे हैं ड्यू टू द वॉर लाइक सिचुएशन, है ना। वॉर लाइक क्या, वॉर ही सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम की वजह से सरकार से उन्होंने हेल्प सीख की है। देन इंडिया एंड कनाडा एग्री टू $1.9 बिलियन यूरेनियम डील एज कार्नी मीट्स पीएम मोदी। तो कार्नी इज द फर्स्ट पीएम ऑफ कनाडा ट्रूडो के बाद, जो कि अब आप कहोगे कि इंडिया में आए हैं 2023 के बाद से, क्योंकि इंडिया के साथ कनाडा के रिलेशन जो है वो खराब हो चुके थे, देन वीजा को लेकर प्रॉब्लम आई थी। बट अब सिंस कार्नी जो है वो 4 दिन के दौरे पे इंडिया के, मैंने आपको पहले भी यही चीज़ बताई थी कि कुछ मेजर यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर या कुछ एनर्जी सेक्टर के अंदर एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो एनर्जी सेक्टर के अंडर सेपा, ठीक है। अब एक स्पेशल यहाँ पर अलायंस भी क्या, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या ट्रीटी आप कह सकते हो, इंडिया और कनाडा के बीच में साइन हुई है, विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ $1.9 बिलियन, जो कि अब कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनरिच्ड यू कैन से यूरेनियम प्रोवाइड करेगा टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, ये हमारी डील का मेजर बात है यहाँ पर कि इंडिया जो है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। हमें पता है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सरकार ने बोला है कि उसकी परमिशन दे, एंड अदानी ग्रुप जो है वो भी इसके अंदर अब इंटरेस्टेड है भी, है ना। एंड उसके अलावा बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर्स एंड एफडीआई जो इंडिया अट्रैक्ट करना चाहता है। इवन रशिया के साथ, यूएसए के साथ हमारी मल्टीपल डील्स हो चुकी हैं कि हम किसके ऊपर, हम जो है कोल से अपनी डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस से कम करके थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लेस पोल्यूटिंग वर्जन, थोड़ा भी क्या लेस पोल्यूटिंग वर्जन, दैट इज कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर सके। तो अब इंडिया लेड अलायंस जो है अब यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेपा के लिए है फ्री ट्रेड नेगोशिएशन जो भी अभी चल रही हैं, बायलेटरल ट्रेड ट्रीटी 2030 तक एक्सपेक्टेड भी है। एंड कनाडा जो है उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइन करेंगे इंडिया के द्वारा अब जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको भी रिसेंटली यूएसए ने छोड़ा था वैसे, है ना। ISA को यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि कनाडा ज्वाइन करने के लिए तैयार है, इट वॉज नॉट अ मेंबर, तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस की गई है। एंड IIP ग्रोथ स्लोज टू 4.8% इन जनवरी, हिट्स 3-month लो। तो अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या बात करता है कि इंडस्ट्री के अंदर आपकी कितने प्रोडक्शन लेवल अंडर डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि कोर सेक्टर्स है, वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता है कि 8% के आसपास जो है ना वो आप कहोगे कि फरवरी कह रही हो आपको, दिसंबर 2025 के अंदर एंड इवन के ये देखने को मिल रहा था, क्योंकि सडनली हमारे पास फेस्टिवल सीजन था एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट के ऊपर था। बट मल्टीपल सेक्टर्स में अगर आप देखोगे मेजॉरिटरीली आप 4.8 ओवरऑल जो हमारी परसेंट से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब यही है कि IIP जो है 26 मंथ हाई पे साथ 7.8%, जो कि अब 8% को करेक्ट करके यहाँ पर 2025 दिसंबर में बता दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी ग्रोथ स्लो की हो गई है 4.8% जनवरी में, जो कि 8.4% दिसंबर में थी, एंड 5.8% जनवरी 2025
2025 के अंदर थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ओनली ब्रॉड सेक्टर जो कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ दिखा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही दिखा रहा है, जो कि 13.7% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली, एंड ये ऑन द हाई है सिंस अगस्त 2023। तो माइनिंग सेक्टर जो है वो भी 4.3% तक रहा यहाँ पर, जनवरी के अंदर गिर गया है वो भी 5.1% से, ठीक है, एंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली भी ये डेटा आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि थोड़े थोड़े कैपिटल गुड सेक्टर कंटिन्यू डी एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एंड ग्रोथ जो है वो 4.3% जनवरी 2026 के अंदर आया है। ग्रोथ हैड बीन 10.1% 2 months अर्लियर, तो ये भी 10.1% से 4.3% के आसपास गिर चुका है। कंज्यूमर गुड्स जो है वो भी अगर आप देखोगे स्लो ग्रोथ है 6.3% की, एंड 12.4% दिसंबर 2025 के अंदर था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 2.7% जनवरी 2026 के अंदर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर जो था, जो कि 8.5% था इन दिसंबर 2025। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ बढ़ोतरी किसके अंदर हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चरिंग सेक्टर के अंदर हुई है, जो कि अगस्त 2023 ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि बूम के ऊपर ही चल रहा है या बूम पे ही है। देन इंडियन शिप्स रेडी फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑप्स। ऑफिशियल्स ने ये चीज बोली है कि इंडियन नेवी ने ऑलरेडी ऑपरेशन संकल्प जो है वो अब शुरू किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे कि जितने भी आप कहोगे कि ओमान के आसपास या इवन के गल्फ रीजन्स के आसपास इंडिया ने अपने, जैसे INS सूरत की भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, INS सूरत जो है वो भी ऑलरेडी डिप्लॉयड है उस एरिया के आसपास, ठीक है, कि मल्टीपल हमारे पास फ्रिगेट्स भी अवेलेबल हैं एंड बड़े शिप्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, कि इन केस हम तो कॉम्बैट में उनको जनरली यहाँ पर रेफर करते हैं ना कि टेरिटोरियल वाटर सेफ रखेंगे वो, तो बट यहाँ पर सरकार ने बोला है कि हम अपने अंडर चेक में सारी चीजें रख रहे हैं। इफ द केस भी तो हम ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो भी, या डिजास्टर रिस्पॉन्स, HADR का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, वो प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे अगर रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो हमारे जितने भी वेसल्स हैं इन द टेरिटोरियल वाटर्स जो कि उस एरिया या वॉर वाली सिचुएशन के आसपास यहाँ पर पड़े हैं या एग्जिस्ट करते हैं, तो या फिर वहाँ पर आप कह सकते हो मैरीटाइम ऑपरेशंस को भी अगर कंडक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो HADR को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा एंड सेफली इवैक्यूएट भी किया जाएगा लोगों को इफ द नीड बी। तो चिंता का विषय यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देन स्टॉक्स स्लिप, ऑयल गोल्ड राइज ऑन वॉर, ठीक है। तो कहने का ऑब्वियस यही मतलब है ना कि सबसे बड़ी बात है कि अब अगर आपका कोई वॉर सिचुएशन शुरू हो जाती है तो आपका क्या हो रहा है? सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मीट नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट गिरने के चांसेस है। तो निफ्टी भी सेम तरीके से वर्स्ट यू कैन से के सिचुएशन में आ गई है अभी तक, है ना। तो निफ्टी एंड इवन की हमारी जो मार्केट है ओवरऑल वो भी डाउन चलती रही। तो अब इससे इन रिटर्न अगर आप देखोगे कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ तो ऑब्वियसली रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सप्लाई चेन वहाँ पर भी डिस्टर्ब हुई है। तो सप्लाई लिमिटेड है यहाँ पर, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड लोग ऑन दी अदर हैंड विड्रॉ करना शुरू करेंगे मार्केट से, क्योंकि वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो वो सेफर एसेट्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, जो अब सेफर एसेट्स में हमारे पास गोल्ड आ जाता है, ठीक है, एंड उसके अलावा आप देखोगे कि डॉलर भी आ जाएगा हमारे सेफ एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो यही यहाँ पर चीजें हैं कि जो इंडेक्सेस हैं वो ड्यू टू वॉर सिचुएशन यहाँ पर मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिस वजह से जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो स्लिप हो रहे हैं एंड ऑयल एंड गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। देन सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू फीजिबिलिटी ऑफ NAT फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस यहाँ पर बात की जा रही है कि जो NAT टेस्ट है उसको यहाँ पर कंसिडर किए जाने की बात की जा रही है फॉर सेफर ट्रांसफ्यूजन्स। तो NAT टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है? NAT टेस्ट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से के टेस्ट जो कि आपके ब्लड के अंदर स्पेसिफिकली किस तरीके से जो वायरसेस है वो एक्ट कर रहे हैं या कौन सा वायरस का स्ट्रेन है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप कह सकते हो कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ही उसी तरीके से यहाँ पर बताया जाता है। बट जो NAT है उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो जनरली अब यहाँ पर यूज कौन सा टेस्ट किया जाता है? ELISA टेस्ट को यूज किया जाता है, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, बट यहाँ पर कंटामिनेशन ऑफ ब्लड एंड कह सकते हो कि उसके चांसेस ज्यादा होते हैं इन द केसेस ऑफ थैलेसीमिया ऑल्सो, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपको क्या करना होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत होती है थैलेसीमिया के अंडर। तो अब यहाँ पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन आई है, एक पिटिशन गई है जिन्होंने बोला है कि NAT टेस्ट यहाँ पर फीसिबल हो सकता है क्या, क्योंकि इट इज अ सेफर मेथड फॉर यू कैन से कि चेक कि किस तरह का वायरस का स्ट्रेन है एंड किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है सेफली, सो अ सेफर वर्जन देन ELISA, यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वी लुक इनटू दिस कि इफ पॉसिबल तो हम देखेंगे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसकी किस तरीके से कम हो सकती है, कि किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव इसको बनाया जा सकता है, डायरेक्शंस अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिए जाएंगे। देन EPF इंटरेस्ट रेट कैन बी रिटेन्ड एट 8.25% EPFO। तो EPFO ने यही चीज बोली है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.25% फॉर द ईयर 2025-2026 रहेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक स्कीम को भी यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि एमनेस्टी स्कीम है, जिसके अकॉर्डिंगली जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उसका जो पैसा है वो भी अब क्लेम सेटलमेंट के द्वारा जल्दी से जल्दी ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू ही हो सके। बाकी उसके बाद जो अब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है या पेंशन स्कीम्स है, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है, वो अब कोड ऑन सिक्योरिटी एंड न्यू सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स के थ्रू होगा एंड EPF की उसकी एग्जेम्पशन उसके ऊपर
ऊपर अगर बनती है तो वो भी एग्जाम्पशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। देन रुपी क्रैशेस 41 पैसा टू सेटल एट 91.49 अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। ऑब्वियसली बात है, इंडियन मार्केट जो है अभी वल्नरेबल हो चुकी है, सप्लाई चेन्स हमारे पास डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो सिंपल तो यहाँ पर बात है कि जो लोग हैं वो क्या चाहेंगे, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर करेंसी की तरफ यहाँ पर पुल चाहेंगे, है ना। तो यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है एंड रुपी जो है ऑन द अदर हैंड क्रैश हो चुका है 41 पैसा से अगेंस्ट द यूएस डॉलर। देन स्टार्मर अलाउज यूएस टू यूटिलाइज यूके बेसिस फॉर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। तो अब यहाँ पर आपको हो गया कि जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इन सब ने ओपन यहाँ पर कर दिए हैं कि हम हैं खड़े हुए विद यूएसए एंड इजराइल ऑन द वॉर अगेंस्ट ईरान। तो यहाँ पर एक जो स्पेसिफिक एयर आप कह सकते हो बेस है, कहाँ पर, साइप्रस के अंदर एक्रो टीरी करके जो अब ये बेस है इसको ओपन कर दिया गया है यूके के द्वारा कि यूएसए इसको यूज कर सकता है, ठीक है, फॉर वॉर पर्पसेस। एंड अगर आप देखोगे कि ईरान ने एक या दो दिन पहले जो है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है अटैक करने की कोशिश भी की थी। नॉट ओनली इन एरिया, कैजुअलिटी आप कह सकते हो कि हो सकती थी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि फाइटर जेट्स जो है अक्रोती वाली जो रीजन है इसके आसपास गिरने की कोशिश भी हुई है। तो माइनर डैमेजेस जो है इस बेस को यहाँ पर हुए हैं, बट उसको रिकवर किया जा चुका है। तो जो अब फ्रांस एंड जर्मनी है वो भी तैयार है। उन्होंने बोला कि जर्मनी एंड यूके एंड फ्रांस की जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि दे आर रेडी टू डिफेंड देयर इंटरेस्ट एंड दोज ऑफ इट ऑल लाइज इन द गल्फ इफ नेसेसरी बाय टेकिंग डिफेंसिव एक्शन अगेंस्ट ईरान। तो यही यहाँ पर ये चीज आपको बताई गई है, बट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बस इतना पता होना चाहिए कहाँ पे है। एक्रोटीरी जो है वो साइप्रस के अंदर है। तो प्लेसेस इन न्यूज के अंदर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देन गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स रिव्यू वेस्ट एशिया क्राइसिस डिसरप्शन। तो अब सरकार जो है मिलकर एक्सपोर्टर्स के साथ कुछ ना कुछ तो बात करेगी ना कि किस तरीके से जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में भी आप प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आ सकते हो एंड किस तरीके से अभी सप्लाई चेन को मैनेज करते हुए प्राइसेस जो है डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज ना हो ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। तो एक्सपोर्टर्स के कंडीशन को सरकार यहाँ पर रिव्यू कर रही है। वेस्ट एशिया के अंदर जो क्राइसिस है, जो डिस्टर्ब हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो अब पेट्रोलियम सेक्टर है, नेचुरल गैस जो है, वो सारी की सारी चीज़ों को लेकर सरकार यहाँ पर बात कर रही है। एंड आरबीआई से भी बात हुई है कि इफ द केस नीड बी तो किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना चाहिए एंड प्रोसीजर क्या होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे एक्सपोर्ट रिलेटेड अथॉरिटेरियन ऑथराइजेशन किस केस में देनी है। इन केस अगर आप देखो कि जेन्युइन डिस्ट्रप्शन है, कोऑर्डिनेशन कस्टम अथॉरिटीज के साथ किस तरीके से करनी है कि स्मूथ क्लियरेंस जो है वो मिल सके एंड एंगेजमेंट विद फाइनेंशियल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस ताकि वो सपोर्ट करे एक्सपोर्टर्स के इंटरेस्ट को एंड उनको लॉस ना हो। एंड कॉन्टिन्यूड इंटरमिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड जो डिस्कशंस है इट मीन्स कि मेंटेन करनी है प्रेडिक्टेबिलिटी इन कार्गो मूवमेंट एंड मिनिमाइज करना है अवॉइडेबल डिलेज को एंड इंश्योर करना है सीमलेस डॉक्यूमेंटेशन को ताकि जो पेमेंट प्रोसेसेस हैं वो जल्दी से जल्दी हो सके एक्सपोर्टर्स की एज वेल एज इंपोर्टर्स की भी। तो यहाँ पर ऑल ओवर क्या बताया गया है कि स्टेक होल्डर्स ने एग्री किया है कि मेंटेन करेंगे क्लोज रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को ताकि जो रूट्स हैं, जो कि सेफर रूट्स हैं, उसको मॉनिटर किया जा सके एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, सर्च चार्जेस एंड इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी हो सके। तो इंडिया ने नेविगेट कर लिया सक्सेसफुली मल्टीपल ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस को एंड अपना जो स्ट्रेंथन कर सकता है अपनी सप्लाई चेन की रेजिलियंस को अभी भी एट द टाइम ऑफ वॉर इन वेस्ट एशिया। ठीक है, सिंपल सी ये बात थी। देन टी एक्सपोर्टर्स टू वेस्ट एशिया टेक अ हिट एज कॉन्फ्लिक्ट शो साइंस ऑफ एस्केलेशन। अब टी एक्सपोर्टर्स के केस में ऐसे ये न्यूज़ अलग से क्यों आई है, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर इंडिया जो है मेजॉरिटारिली क्या करता है, टी को एक्सपोर्ट करता है। तो इन 2024 इंडिया ने रिकॉर्ड किया स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स टू इराक, ठीक है, यूएई, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो इसी वजह से अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसका क्लोजर जो है डायरेक्ट बेरिंग एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट डालता है इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इसी वजह से सिग्निफिकेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये बताता है कि 45 से 50% ऑफ इंडिया की टोटल टी एक्सपोर्ट्स जो है वो वेस्ट एशियन रीजन के अंदर ही हैं, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो अब इस वजह से 45 से 50% तक अगर आप देखो कि जो एक्सपोर्ट होती है इंडिया की टी वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नेशंस को होती है जो कि अंडर वॉर हैं अभी। तो अब इम्पोर्ट तो कौन ही करेगा उस टी को, है ना। अगर आप इंपोर्ट करना चाहोगे भी इंडिया के द्वारा भेजी गई टी को, इट विल रीच और नॉट रीच, तो एक प्रॉब्लम ही आ जाएगी। देन अगेन सप्लाई चेन जो है डिस्ट्रप्शन ये हो सकती है। एंड एक्सपेंसिव फ्रेट है कि इंक्रीज फ्रेट चार्जेस, राइजिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड एक्सटेंडेड ट्रांजिट टाइम्स जो है वो अब रेज करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। एंड ट्रेड रूट इंस्टेबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, क्योंकि मैरिटाइम कॉरिडोर जो है फर्दर यहाँ पर आप कहोगे कि डिले कैन
हैपन ड्यू टू दोज शिपमेंट्स एंड जो स्ट्रेन हो सकती है सप्लाई चेन्स। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम जो है कि हमें अब टेंशन जो हैं उसको किस तरीके से ईज आउट करना है वो देखना है, प्लस हमारी जो भी टेंशन रिसेंटली ईज आउट किस वजह से हुई थी कि रिडक्शन हमारे ऊपर होते हैं यूएस के टैरिफ्स के, बट अब वॉर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो टी एक्सपोर्टर्स है यूएई एंड सऊदी अरेबिया के, दे हैव बिन ऑन अ राइज इन रीसेंट ईयर्स एंड जो ट्रांजिट टू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम देयर। ठीक है, तो एक हब है इंडिया से, वहां पर जाया करता था यूएई के अंदर, उसके बाद डिफरेंट नेशंस में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। एंड हमें अब पता ही है यूएई जो है वो भी अंडर वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर है। तो एक्सटेंट ऑफ बिजनेस लॉसेज इज हार्ड टू असेस नाउ, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, बट हाँ ये हो सकता है कि लॉसेस तो होंगे ही, कुछ तो यहाँ पर बेयर करना पड़ेगा लॉसेस को लेकर ही। तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी। तो आज की सेट ऑफ न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इतनी थी। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं एट www.sleepyclasses.com, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप आपके पास एग्जिस्ट करता है, एंड कॉमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।